सर एक बार परिचय जानना चाहेंगे। मैं धनंजय कुमार, चंदौली का जन्मा, प्रयागराज में शिक्षा प्राप्त की। वर्ल्ड बैंक में 25 साल नौकरी के बाद अवकाश प्राप्त। विश्व के 50 देशों की यात्रा, इंडस्ट्री, एनर्जी, बैंकिंग और एजुकेशन सेक्टर से। आज ये किस तरह के कार्यक्रम में आप आए हुए हैं और इस क्या तरह के बताएं? कार्यक्रम में अद्भुत कार्यक्रम है और ये एक उत्सव है। स्कूल का कार्यक्रम नहीं लगता, मतलब सबके मन में, सबके दिल में जो सपने सूरतें में देख रहा हूँ उसमें खुशी का संदेश है। और स्कूल इतना अद्भुत लग रहा है मुझे, इसमें खेल भी है, संगीत भी है और बच्चे कुछ जैसे गेम देख रहा था लग रहा था, इतना बढ़िया बच्चे खेल रहे थे और उसमें मतलब हार जीत का ज़्यादा मुझे वो क्लिष्टता नहीं दिखी। ये थोड़ा सा ठीक है, वो लोग अच्छा खेलने का प्रयास करते हैं। आपको मंच पे जो है थिरकते हुए भी देखा गया था। अमेरिका और भारत की बात की जाए, चूँकि भारत के मूल निवासी हैं आप और अमेरिका में आप निवास कर रहे हैं, तो वहाँ से यहाँ में क्या किस तरह के अंतर है और आप थिरक भी रहे थे? थिरकना एक स्वाभाविक था मेरे लिए, क्योंकि जब शारीरिक और मानसिक आनंद होता है तो आदमी होश में नहीं रहता। तो मैंने सोच के कुछ नहीं किया कि अब मैं थिरकने वाला हूँ। बस हो गया जो होना था। और अक्सर ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें होती हैं, अगर हम होने देते हैं ना तो अच्छा ही होता है। हम रोक लगा देते हैं अपनी सोच से, तो हमने सोच से थोड़ी मुक्ति का अनुभव किया। आप अर्थशास्त्री भी हैं। लगातार रुपया जो है डॉलर के मुकाबले गिरते जा रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों को भी अब भेज रहे हैं, वहाँ से अमेरिका से वापस भेज रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे और देश के बारे में क्या कहना चाहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या? देखिए, भारत की, अमेरिका की, अन्य देशों की ये अपनी पॉलिसी नीति है और कुछ समस्याएं जो काफ़ी समय से चल रही हैं, एक समय आता है जब उसको एक करेक्शन होना चाहिए, उसमें बदलाव होना चाहिए। क्योंकि समस्या भारत की इतनी नहीं थी जितनी साउथ अमेरिकन बॉर्डर से, उसमें हज़ारों लाखों लोग जाते थे और उस समय क्या था मुझे उस पर टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन वहाँ की समस्या यहाँ पे नजर आई, वहाँ भी हो रहा है। अमेरिकी डॉलर कभी नहीं गिरता, हमेशा वृद्धि के तौर पे देखा जाता है। भारतीय रुपया हमेशा गिरता है, क्या कारण लगता है? ऐसा नहीं हमेशा गिरता है, ऐसा नहीं है। नहीं, ऊपर इस समय नीचे रुपया सभी लगातार करेंसी गिर रहा है। होती हैं। आपको करेंसीज हैं कुछ देश की जहाँ 1 डॉलर का 10 लाख लोकल करेंसी, 1 करोड़ लोकल करेंसी। जापान में भी, चीन में भी इस स्तर पे नहीं, लेकिन उसके दो पहलू कि करेंसी नहीं गिर रही, करेंसी का एक्सचेंज रेट गिर रहा है। उससे जो लोग एक्सपोर्टर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप चाहें कि आपका आत्मसम्मान जुड़ा हुआ है एक्सचेंज रेट से, तो आप 1 डॉलर को 1 रुपये के बराबर करा दीजिए, आपकी इकॉनमी तबाह होगी। उससे दो पहलू हैं, एक है एक्सपोर्ट का, एक इम्पोर्ट। इम्पोर्ट थोड़ा महंगा होता है, उससे क्या होता है, हम वो पदार्थ शायद अपने देश में बनाना शुरू करें, क्योंकि इम्पोर्ट महंगा होता है। तो ये बुरी बात नहीं है। इम्पोर्ट का महंगा हो जाना एक्सचेंज रेट घटने से, यानी रुपए जो है ज़्यादा देने पड़ते हैं 1 डॉलर के लिए, तो इम्पोर्ट के लिए महंगा है। लेकिन साल 2 साल के बाद वही प्रोडक्ट हम खुद मैन्युफैक्चर करने लगे, तो ये एक इंसेंटिव है। दूसरा, अभी जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें बढ़ावा मिलता है, क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट अब उनके लिए थोड़ा सस्ता होता है। ठीक है, हम उसको कहें कि हमारा आत्मसम्मान जुड़ा हुआ एक्सचेंज, उसको दाम बढ़ाते रहे, कोई चीज़ खरीदेगा। किसी भी देश से समझौता आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पे किसी भी देश इंटरनेशनल में होता है। नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीति काफ़ी मतलब ऊर्जावान है, काफ़ी उसमें मेहनत हो रही है, लेकिन एक बिंदु पर मेरा सोचना थोड़ा अलग है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि केवल जीडीपी ग्रोथ पे केंद्रित होना हो सकता है। हम अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा
वेस्ट कर रहे हैं। उसका मैं एक समाधान मेरे मन में आया पिछले 2 दिनों में कि जैसे जीडीपी कैसे बढ़ती है, हम 1 घंटे का काम 10 घंटे में करें, जीडीपी बढ़ गई, 10 घंटे की हमको जो इनकम मिलेगी वो जीडीपी में शामिल होगी, हमारी एफिशिएंसी नहीं बढ़ती। इसी तरह हम एक गड्ढा खोदते हैं, मिट्टी यहाँ से निकाल के यहाँ ला दें, फिर इसको बढ़ते हैं, फिर ला दें, 1 महीने तक ये करते रहे, फ़ायदा किसी को कुछ नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, जीडीपी बढ़ गई। तो जीडीपी मात्र पे अगर हम केंद्रित करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी इकोनॉमी और सोशल वेलफेयर में कोई अच्छाई हो। इसलिए हमें 2 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और वो है एफिशिएंसी, कि हम 1 घंटे का काम आधे घंटे में करना सीखें। 1 घंटे का मुझे उदाहरण है मेरे पास, मैं भुगत चुका हूँ। 1 घंटे का काम 100 घंटे में, इसका मतलब जीडीपी 100 के बराबर है, काम 1 का। दूसरी बात, ये तो हुई एफिशिएंसी। हमारे यहाँ फाइनेंशियल ऑडिट होती है ना, एफिशिएंसी ऑडिट, मतलब आपको बजट ज़्यादा मिलता रहेगा और उसका सही इस्तेमाल होगा, इससे ज़्यादा जोर नहीं देता, सिर्फ अकाउंटिंग भी दिया जाता है। आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, आप साबित कर दें कि खर्च हुआ है, लेकिन उसका सदुपयोग हुआ कि नहीं। जैसे यहाँ पे गाजीपुर में रोड पे वो हैं गड्ढे, अच्छा उन गड्ढों से गाड़ियों का नुकसान होता है, आपका समय बर्बाद होता है, तो उसको हम जीडीपी बढ़ना थोड़ी कहेंगे। अगर गड्ढे को बार बार भरते रहेंगे मतलब पैसा व्यर्थ हो रहा है। शुरू में वहाँ पे जो पदार्थ डालना चाहिए थी उसकी कमी, शायद बाजू ज़्यादा हो गया था या उसको दबाया नहीं गया था, तो अगर वो हम ठीक से करें तो ये खर्चा बचेगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगी, लेकिन सबका फायदा होगा। सर, हमारे देश के मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो कहते हैं कि अमेरिका से भी ज़्यादा हमारे देश में कनेक्टिविटी बढ़ गई, क्या लगता है? अमेरिका की आबादी यहाँ से 1/4 है और ज़मीन 4, तो वो तुलना मेरे ख्याल से इस तक नहीं है। आप पहले से अच्छा करें, वो पर्याप्त है, और सड़कों का कंस्ट्रक्शन के साथ साथ उसका मेंटेनेंस कभी उससे भी ज़्यादा है। हम सड़कें बिछा दें, एक अच्छी सड़कें बन रही हैं, सड़क के अभी गोरखपुर गया था, बहुत अच्छी सड़क, यहाँ पे सड़कें नहीं, जंगलों में नहीं, लेकिन सिर्फ सड़कों का निर्माण रिसेंटली कर रहे हैं, बहुत अच्छे, मतलब एक समय में पहले से ज़्यादा सड़कें बन रही, उससे सड़क में बने, वो सड़कें अच्छे स्तर पर हैं, लेकिन अभी तक पूरा देश में सफर नहीं कर पाया, वो नहीं किया, मैंने किया है, अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ रोड का रिपेयर और मेंटेनेंस उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे आम जनता जो होती है और समय बहुत बर्बाद होता है, एक्सीडेंट बहुत होता है, स्टॉपर्स होते हैं ना, ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर, आप पहले कम स्पीड में जा रहे हैं, पूरा रोड स्पीड ब्रेकर, आप चल ही नहीं सकते। अच्छा, वो स्पीड में इतनी खतरनाक है, अगर आपने देखा नहीं तो आप गाड़ी का वो वाला तोड़ के चल सकते, अगर आपका पेट थोड़ा नाजुक है तो आप बीमार हो सकते हैं। तो रोड का मेंटेनेंस पर मैं ज़्यादा जोर देना चाहूँगा, कंस्ट्रक्शन अच्छा हो रहा है बहुत। अमेरिका की जितनी आबादी है उसके दुगने लोग महाकुंभ में नहा चुके हैं। प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ 144 वर्षों बाद आ रहा है, और जिस देश से आप आते हैं उसकी दुगनी लगभग 51 करोड़ लोग यहाँ नहा चुके हैं अभी तक। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे कुंभ के बारे में? ये महान और गंभीर विषय है, और बहुत लोगों के पाप धुले हैं, मतलब और पाप कर सकते हैं आगे चल के, पाप धुले वो ठीक है, वो मान्यताएं ठीक है, 144 साल के बाद हो रहा है, बहुत अच्छा, बहुत लोग जा रहे हैं। हम प्रयागराज में पड़े हुए हैं, तो आपको मानने के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं, और मैं परिचित हूँ उस वातावरण साउथ तक, लेकिन इस बार जो है कहीं न कहीं छूट गया, इसलिए कि मैनेजमेंट ध्यान के चले कि हमने जैसा सोचा है बिल्कुल वैसा ही है ना, उसी हिसाब से ट्रैफिक मैनेजमेंट और
सब हो रहा है, ठीक है, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम में बहुत सी अनहोनी घटनाओं को हमें पहले से प्लान करना है। अगर ये हुआ तो क्या हुआ, ये इस तरह की अगर 50 लोग से ज़्यादा लोग आएंगे तो ये उत्सव होगा। वहाँ पे नदी की चौड़ाई लंबाई देखिए कितनी पानी का स्तर है, कितने लोग डुबकी लगा सकते हैं। लेकिन 1 करोड़ जाके डुबकी लगा ये जगह ही नहीं है। तो उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा उसको घनत्व थोड़ा कम कर दें, एक साथ लोग ना जाए। जैसे दिल्ली में हादसा हुआ, डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन सुना है कि जितनी उनको टिकटें बेचनी चाहिए थी वो टिकटें बेचते गए। अच्छा, वो लोग जाएंगे किस ट्रेन से? एक नई ट्रेन मीटिंग है, लोगों के लिए बोल हो सकती है, ना समझी हो सकती है, लेकिन कुछ भूलें हमको मान के चलना चाहिए कि वो भूलें होंगी। पत्रकार साथी सबूत है कि 10 बजे से बच्चे आए हैं, तो आप लोग बहुत जल्दी साफ करिए। गलती उनकी हो गई, इस वजह से हो गई। हमें गलतियों को भी